हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर भारत 6वीं बार यूएनएचआरसी का सदस्य बना है। दोस्तों भारी बहुमत से मिली जीत के लिए दुनिया को दिया धन्यवाद भारत ने। बड़ी खबर बताएंगे दोस्तों आपको, आखिर कितने ज्यादा वोट से दोस्तों जीत मिली है भारत को। साथ ही आपको आगे बताएंगे जहाँ पर पाकिस्तान ने की अमित शाह जी के सर्जिकल स्ट्राइक वाले बयान की आलोचना। बताएंगे दोस्तों क्या कहा पाकिस्तान ने अमित शाह जी के इस बयान को लेकर। साथ ही दोस्तों आपको आगे बताएंगे जहां पर कश्मीर में आतंक फैलाने की नापाक साजिश, जी हां दोस्तों, आईएसआई ने तैयार की है 200 लोगों की हिट लिस्ट। जी हां दोस्तों, बताएंगे क्या है खबर। उससे आगे आपको बताएंगे जहां बांग्लादेश में दुर्गा पूजा पंडालों पर हमले पर आया मोदी सरकार का रिएक्शन। बताएंगे दोस्तों क्या कहा मोदी सरकार ने। साथ ही पूजा पंडाल को लेकर और मंदिर पर हमलों को लेकर पीएम शेख हसीना ने भी बड़ी चेतावनी दे डाली है। दोस्तों बताएंगे आखिर क्या है पूरी खबर। साथ ही दोस्तों चाइना और भूटान के बीच ये कैसी डील है, इसको लेकर भारत ने बड़ा बयान दिया है दोस्तों। साथ ही आपको बताएंगे जहां पर 1 करोड़ लोगों को इस योजना से जोड़ने का लक्ष्य मिलेगी, 60,000 पेंशन। जी हाँ दोस्तों, तो हर तरह की खबर आज आपको बताने वाले हैं, इसीलिए बन रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि अपने भारतीय सेना में वो शौर्य, ताकत, बल, क्षमता, पराक्रम है जो किसी अन्य देश की सेनाओं में नहीं है दोस्तों। साथ ही मोदी जी है तो हर चीज संभव है। तो फटाफट से इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो बढ़ते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां भारत 6वीं बार यूएनएचआरसी का सदस्य बना है दोस्तों। भारी बहुमत से मिली जीत के लिए दुनिया को दिया भारत ने धन्यवाद। बता दे भारत संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी यूएनएचआरसी के लिए फिर से चुना गया है दोस्तों। अपने भारतीय के लिए बहुत बड़े स्तर पर गर्व की बात है दोस्तों। यूएनएचआरसी में भारत का कार्यकाल 2022 से 2024 तक रहेगा। सदस्य चुने जाने के बाद भारत ने कहा कि वो सम्मान, संवाद और सहयोग के जरिए मानवाधिकारों के संवर्धन और संरक्षण के लिए काम करना जारी रखेगा। यूएनएचआरसी का सदस्य देशों का चुनाव संयुक्त राष्ट्र में गुप्त मतदान के जरिए किया गया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारत 6वीं बार भारी बहुमत से यूएनएचआरसी के लिए फिर से निर्वाचित हुआ है दोस्तों। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हमने दी है। इसके लिए आप भी अगर एक भारतीय होने पर गर्व कर रहे हैं दोस्तों, तो थैंक यू यूएनएचआरसी जरूर कह दीजिएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर पाकिस्तान ने की है अमित शाह जी के सर्जिकल स्ट्राइक वाले बयान की आलोचना। कहा हम शांति प्रिय हैं। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं में इजाफा देखने को मिला है। आतंकी लगातार आम लोगों को निशाना बना रहे हैं और इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह जी ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर पड़ोसी देश ने सीमाएं लांघी तो उस पर फिर से सर्जिकल स्ट्राइक होगी। अब पाकिस्तान की ओर से इस पर प्रतिक्रिया सामने आई है दोस्तों। पाकिस्तान ने गुरुवार को कहा कि वो एक शांति प्रिय देश है, लेकिन भारत के किसी भी आक्रामक मंसूबे को विफल करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री और भारत के पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर को याद करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक भारत की रक्षा में एक नया अध्याय था। अमित शाह ने कहा कि पीएम मोदी और पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के नेतृत्व में सर्जिकल स्ट्राइक एक महत्वपूर्ण कदम था। हमने संदेश दिया कि कोई भी भारत की सीमाओं को परेशान नहीं कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, जिसके बाद पाकिस्तान ने अमित शाह जी के सर्जिकल स्ट्राइक की चेतावनी वाले बयान बेहद गंभीरता से लिया है दोस्तों और गैर जिम्मेदार और उत्तेजक बताया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अमित शाह जी हमेशा दोस्तों ऐसे बयान नहीं देते हैं, लेकिन उन्होंने अगर ये बयान दिया है तो जाहिर तौर पर जल्द ही वो दिन आने वाला है कि फिर एक बार पाकिस्तान पर बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक होगा दोस्तों, जिसके बाद पाकिस्तान बौखलाते हुए, रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए, अपनी नाकामयाबी को छुपाते हुए दोस्तों ये बयान दे रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप लोग, और अमित शाह जी के बात का समर्थन करते हैं नहीं, बताइएगा जरूर दोस्तों। क्या आप भी चाहते हैं कि एक ना एक बार सर्जिकल स्ट्राइक होना जरूरी है, पाकिस्तान को सजा मिलनी जरूरी है दोस्तों, मानते हैं नहीं, बताइएगा जरूर। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर कश्मीर में आतंक फैलाने की नापाक साजिश आईएसआई ने तैयार की है 200 लोगों की हिट लिस्ट। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ एक और भयानक साजिश रची है दोस्तों। दरअसल पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आईएसआई के अफसरों और आतंकवादी सरगना
सरगनाओं की मीटिंग में तय किया गया है कि कश्मीर में टारगेट किलिंग को तेज किया जाएगा। इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए नए नाम से एक आतंकवादी गिरोह तैयार किया जा रहा है दोस्तों। इसके जरिए दुनिया को यह संदेश देने की कोशिश की जाएगी कि कश्मीर में शांति स्थापित नहीं हुई है। जी हाँ, खुफिया सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक सितंबर के आखिर हफ्ते में पीओके के मुजफ्फराबाद में आईएसआई के अफसरों ने आतंकवादी सरगनाओं के साथ मीटिंग की है और कश्मीर में एक नया आतंकवादी गिरोह तैयार करने का फैसला लिया है। इस गिरोह का काम पुलिस के खबरियों, सुरक्षा बलों के साथ काम करने वालों, खुफिया विभागों में काम करने वाले कश्मीरियों की हत्या करने का होगा। ये गिरोह गैर कश्मीरी लोगों, बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े लोगों की भी हत्या करेगा। दोस्तों, बड़ा खुलासा, बड़ी रिपोर्टिंग सबसे पहले दोस्तों आपको हमारे चैनल पर मिलता है, इसीलिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। और जिन भाइयों बहनों ने वीडियो लाइक नहीं किया, प्लीज रिक्वेस्ट है दोस्तों, हमारी मेहनत को सफल करने के लिए एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर बांग्लादेश में दुर्गा पूजा पंडालों पर हमले पर आया मोदी सरकार का रिएक्शन। बता दें, बांग्लादेश में उपद्रवियों द्वारा हिंदुओं के कुछ मंदिरों को क्षतिग्रस्त किए जाने के मामले में अब भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई है। विदेश मंत्रालय की तरफ से गुरुवार को कहा गया है कि उन्होंने इस बात पर गौर किया कि पड़ोसी मुल्क ने इस घटना के बाद गंभीरता से एक्शन लिया और हालात को काबू में किया है। भारतीय मिशन के इस मामले को लेकर बांग्लादेशी अथॉरिटी के साथ लगातार संपर्क में है। जी हाँ दोस्तों, जब मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची से बांग्लादेश में पूजा पंडाल और मंदिरों पर हमले से जुड़ी रिपोर्ट के बारे में पूछा गया, तब मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि हमने कुछ परेशान करने वाली खबरें देखी हैं, जिसमें बांग्लादेश में कुछ धार्मिक स्थलों पर हमला करने की घटनाएं हुई है। हमने ये बात नोटिस किया कि बांग्लादेशी सरकार ने हालात को काबू करने के लिए तुरंत जरूरी कार्यवाही की है। हम इस बात को भी समझते हैं कि वहाँ दुर्गा पूजा त्योहार सरकारी एजेंसियों और बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों के सहयोग की वजह से हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इसी से जुड़ी खबर आ रही है, जहां पर इसी हमले के बाद पीएम शेख हसीना ने भी बड़ी चेतावनी दी है। दोस्तों, बता दें उन्होंने क्या कहा। दरअसल उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि जो कोई भी इस हमले में शामिल है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। शेख हसीना ने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे किस धर्म के लोग हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें शेख हसीना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी त्योहारों पर एक दूसरे को काफी ज्यादा गिफ्ट भी देते हैं दोस्तों, और इनके बीच में अंतरराष्ट्रीय रिश्ते काफी ज्यादा मजबूत, और ऐसे में शेख हसीना ने तुरंत एक्शन लेने की बात कही है। बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहाँ भारत ही नहीं अमेरिका में भी लोगों की घुसपैठ करवा रहे पाकिस्तानी तस्कर पर 5.5 करोड़ का इनाम है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका ने पाकिस्तानी ह्यूमन ट्रैफिकर आबिद अली खान पर $1 मिलियन के इनाम का ऐलान किया है। दोस्तों, आबिद अली अमेरिका में अवैध तरीके से घुसपैठ करने वाले लोगों का सबसे बड़ा रैकेट चलाता है। वो अमेरिका जाने की इच्छा रखने वाले लोगों को पैसे के बदले बिना किसी कागजात के यात्रा की व्यवस्था करवाता है। दोस्तों, बताया ये जा रहा है कि उसने पिछले कई साल में सैकड़ों लोगों को अवैध तरीके से अमेरिका भेजा है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा कि अमेरिका ने मानव तस्कर आबिद अली खान के नेटवर्क को बंद करने के लिए $2 मिलियन के इनाम का ऐलान किया है। दोस्तों, बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर, जहां पर आखिर चाइना भूटान के बीच ये कैसी डील। भारत ने कहा हमारी इन पर पैनी नजर है। जी हाँ दोस्तों, भूटान ने गुरुवार को घोषणा की है कि उसने चीन के साथ काफी समय से लंबित सीमा विवाद को सुलझाने के लिए 3 चरणों के खाके पर सहमति व्यक्त की है, और इस घटनाक्रम पर भारत ने कहा कि उसने इस पर संज्ञान लिया है। इस संबंध में भूटान और चीन के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। दोस्तों, 4 वर्ष पहले डोकलाम क्षेत्र में भारत और चीन के बीच 73 दिनों तक गतिरोध कायम रहा था, जब चीन ने इस क्षेत्र में सड़क का विस्तार करने का प्रयास किया था। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि हमने आज भूटान और चीन के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने पर संज्ञान लिया है। हमें इसकी जानकारी मिली है और हमारी पैनी नजर इस पर बनी हुई है। जी हाँ दोस्तों, बात करें अगली बड़ी खबर की, लेकिन वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो जम्मू कश्मीर के पुंछ में फिर एक बार आतंकियों से मुठभेड़ में जेसीओ शहीद हो गए हैं दोस्तों, और 2 जवान घायल हो गए हैं। बता दें, जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में गुरुवार को आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच में एनकाउंटर जारी है। जिले के बिम्बर गली में चल रही मुठभेड़ में एक जेसीओ शहीद हो गए दोस्तों, जबकि 2 जवान अपने घायल भी हो गए हैं। सेना के सूत्रों ने जेसीओ के शहीद होने की पुष्टि कर डाली है। दोस्तों, आतंकियों और
सुरक्षा बलों के बीच में शाम से ही एनकाउंटर जारी है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, लेकिन जेसीओ के शहीद होने पर दोस्तों उनको श्रद्धांजलि अवश्य दीजिएगा। एक अच्छे भारतीय होने के नाते बात करें दोस्तों खबर की, तो पलटू चीन पर भारत नहीं कर पा रहा थोड़ा भी भरोसा, दोबारा गलवान सी खूनी हिंसा होने की संभावना है। जी हाँ दोस्तों, भारत और चीन के बीच 13वें राउंड की बातचीत के बाद भी बॉर्डर पर तनाव बना हुआ है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि भविष्य में पूर्वी लद्दाख के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर टकराव की संभावना और बढ़ सकती है। दोस्तों ये भी संभव है कि बीजिंग बातचीत को नियमित न रखे। बता दे बॉर्डर पर चीन द्वारा सेना की अधिक तैनाती के बाद से डिसएंगेजमेंट प्लान को लेकर भारत बहुत भरोसा नहीं कर पा रहा है। उल्टे चीन ने बॉर्डर पर तनाव को लेकर भारत को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा है कि भारत की मांगे अनुचित हैं। द प्रिंट की एक रिपोर्ट बताती है कि भविष्य में गलवान जैसे हिंसक संघर्ष फिर से हो सकते हैं। प्रिंट ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि आने वाली सर्दी भारतीय सैनिक के लिए मुश्किल भरी हो सकती है। मार्च अप्रैल 2022 में एक बार फिर बॉर्डर पर हिंसक संघर्ष संभव होगा और अब की चीन अपना नजरिया भी बदलते नजर आ सकता है। दोस्तों ऐसे में भारत को बहुत ज्यादा तैयारियां करनी होंगी क्योंकि ठंड का मौसम आ रहा है। दोस्तों ऐसे में कितना भरोसा है आपको भारतीय सेना पर? 0 से 100% में 1%, कोई सा जरूर बताइएगा। दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पुराने दिनों के साथी से मिलने भावुक हुए राजनाथ सिंह, सुनाया ये किस्सा। बता दें केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल यानी गुरुवार को दिल्ली स्थित यूपी भवन में 107 साल के बीजेपी कार्यकर्ता भुलाई भाई से की है मुलाकात। इस दौरान राजनाथ सिंह ने उनको शॉल ओढ़ाकर उनका सम्मान किया। भुलाई भाई ने कहा कि राजनाथ सिंह से मिलना ऐसा था जैसे भगवान कृष्ण सुदामा का मिलन। इस मुलाकात में मुझे राजनाथ सिंह का प्यार आशीर्वाद दोनों मिले। हमने कई मामलों पर बातचीत की है। यही नहीं, मैंने राजनाथ सिंह को अपने घर पर आमंत्रित भी किया है। उन्होंने कहा कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पहले नंबर पर आएगी। आपको बता दें कि वयोवृद्ध बीजेपी नेता भुलाई भाई उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, जनसंघ के पूर्व विधायक रह चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर बात करें अगली खबर की, तो श्रीलंकाई नौसेना ने 23 भारतीय मछुआरों को पकड़ा है। दोस्तों आखिर इनका गुनाह क्या था? आपको बता दें कि श्रीलंकाई नौसेना ने देश के जल क्षेत्र में अवैध रूप से मछली पकड़ने के आरोप में 23 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार कर उनकी 2 नौकाएं जब्त कर ली। गुरुवार को जारी एक आधिकारिक बयान में ये जानकारी दी गई है। दोस्तों नौसेना ने उत्तरी प्रांत में पॉइंट पेंद्रो क्षेत्र के वेट्टी लेखनी तट पर मछुआरों को गिरफ्तार किया। नौसेना ने एक बयान में कहा है कि श्रीलंकाई जल क्षेत्र में विदेशी मछुआरों द्वारा अवैध रूप से मछली पकड़े जाने से स्थानीय मछुआरा समुदाय पर पड़ने वाले प्रभाव और श्रीलंका के मत्स्य संसाधनों की निरंतरता को ध्यान में रखते हुए नौसेना नियमित गश्त के साथ साथ इन गतिविधियों को रोकने के लिए अभियान चला रही है। अभियान के दौरान मछली पकड़ने के उपकरण भी जब्त कर लिए गए हैं, साथ ही बड़ी संख्या में मछली भी जब्त कर दी गई है। दोस्तों मार्च में नौसेना ने अपने देश के जल क्षेत्र में मछली पकड़ने के आरोप में 54 भारतीय नागरिकों को पकड़ा था और उनकी नौकाएं जब्त कर ली थी। नौसेना का कहना है कि कोविड-19 महामारी की वजह से विदेशी नौकाओं को सीमित संख्या में ही जब्त किया जाता है और गिरफ्तार किए गए मछुआरों को उनके देश वापस भेज दिया जाता है। दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, जहां पर तालिबान के पक्ष में आया तुर्की, कर दिया ये बड़ा ऐलान। क्या ऐलान क्या है बता दें, G20 नेताओं के सम्मेलन बोलते हुए तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने कहा कि तुर्की में अफगानी शरणार्थियों को नहीं रखा जाएगा क्योंकि तुर्की में पहले से ही 36 लाख सीरियाई शरणार्थी मौजूद हैं। एर्दोगन के इस ऐलान को पूरी तरह तालिबान के पक्ष से जोड़कर देखा जा रहा है। एर्दोगन ने कहा कि अफगानिस्तान से आने वाले शरणार्थियों को रोकने के लिए तुर्की ने सीमा पर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए हैं, जिसके चलते किसी भी कीमत पर शरणार्थी तुर्की में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। आपको बता दें कि पुतिन ने तालिबानी नेताओं को G20 सम्मेलन में भी भाग लेने के लिए न्योता भेजा था। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, जहां पर तालिबान ने अमेरिका यूरोपीय संघ से प्रतिबंध समाप्त करने का आग्रह किया है। दोस्तों बता दें अमेरिका यूरोपीय संघ के अधिकारियों के साथ बैठक के बाद तालिबान के एक प्रतिनिधि मंडल ने दोनों पक्षों से अफगान इस्लामिक अमीरात से प्रतिबंध हटाने, देश में बैंकों को सामान्य रूप से काम करने की अनुमति देने का आग्रह किया है। टोलो न्यूज ने बताया कि तालिबान के नेतृत्व वाली सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी के
के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को दोहा में अधिकारियों के साथ बातचीत की है और उस पर अमेरिका से आग्रह किया है। दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां काबुल समेत अफगानिस्तान के कई प्रांत में बिजली गुल, तालिबान ने नहीं चुकाया करोड़ों डॉलर का बिल। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान में राजधानी काबुल समेत कई प्रांत बिजली कटौती के कारण अंधेरे में डूब चुके हैं और इसके पीछे की वजह उज्बेकिस्तान से होने वाली सप्लाई में तकनीक गड़बड़ी को बताया जा रहा है। हालांकि अफगानिस्तान की सरकारी बिजली कंपनी द अफगानिस्तान ब्रेशना शिरकत पर कई मध्य एशियाई देशों का बिजली बिल बकाया है। दोस्तों तालिबान ने भी किसी बिजली का बिल नहीं चुकाया और ऐसे में करीब 6.2 करोड़ डॉलर के बिजली बिलों का भुगतान करने के लिए डैप्स सरकारी अधिकारियों की संपत्ति को बेचने की तैयारी में है। बता दें तालिबान के कब्जे के बाद से अफगानिस्तान में खाने पीने तक का संकट पैदा हो गया है। दोस्तों बात करें अगली बड़ी खबर की तो अरुणाचल पर चीन की बड़ी ही पुरानी चाल, अक्साई चीन लेकर डील चाहता है। ड्रैगन वाजपेयी और राजीव गांधी के समय में भी हुई थी इनको रिझाने की बड़ी कोशिश। बता दें पूर्वी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर 1.5 साल से जारी सैन्य गतिरोध को खत्म करने के लिए भारत चीन के बीच कोर कमांडर लेवल की 13वें दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन समाधान नहीं निकला है। दोस्तों आपको बता दें दरअसल चीन अक्साई चीन को लेकर डील करना चाहता है। उसने अलग अलग वक्त पर अटल बिहारी वाजपेयी और राजीव गांधी को रिझाने की भी कोशिश की थी, लेकिन नाकामयाब रहा था। दोस्तों 5 साल पहले 2017 में भी चीन के एक बड़े नेता और डिप्लोमेट डाई बिंगुओ ने अपने एक इंटरव्यू में खुलकर ड्रैगन की उन सौदेबाजी की कोशिशों के बारे में बात की थी। दोस्तों बात करें अगली खबर की तो पुतिन के राज में 50 लाख छोड़ गए रूस, आबादी घटने की समस्या से परेशान है व्लादिमीर पुतिन। बता दे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के पिछले 20 साल के शासन काल में 50 लाख रूसी देश छोड़कर बाहर चले गए हैं। मॉस्को स्थित पोर्टल टाकी डेला के एक अध्ययन से यह बात सामने आई है। यह अध्ययन रूस की सरकारी सांख्यिकी एजेंसी रोस्टेट के आंकड़ों के आधार पर किया गया। अध्ययनकर्ताओं के मुताबिक कम से कम 50 लाख लोगों ने रूसी नागरिकता छोड़ी है। इस बात के सबूत है, लेकिन यह असली संख्या नहीं है। असल कितने लोग देश छोड़ गए हैं उसकी कोई पक्की जानकारी मौजूद नहीं है दोस्तों, लेकिन ऐसे में जनसंख्या घटने की ये बहुत बड़ी कारण बन सकती है दोस्तों, जिसको लेकर राष्ट्रपति पुतिन भी चिंता में चले गए हैं। बता दें कोरोना संकट से उबर रही भारतीय अर्थव्यवस्था। अगली खबर है दोस्तों, जहां वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट डेविड मालपास ने बड़ी बात कह दी है दोस्तों। कोरोना संकट से उबर रही भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर बता दें भारतीय अर्थव्यवस्था कोरोना संकट से उबर रही है। ये बात वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट डेविड मालपास ने बुधवार को कही। डेविड मालपास का कहना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर कोरोना का काफी असर पड़ा था, लेकिन अब ये उबर रही है और वर्ल्ड बैंक इसका स्वागत करता है। डेविड मालपास ने यह भी कहा कि भारत औपचारिक क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में अधिक लोगों को एकत्रित करने और लोगों की कमाई बढ़ाने की बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहा है। हालांकि भारत ने कुछ प्रगति की है, ये पर्याप्त नहीं है। दोस्तों चलते अगली खबर की तरफ, जहां पर WHO ने कहा कि कोरोना के रहस्य सुलझाने का हमारे पास आखिरी मौका है, चीन करे हमारी मदद। जी हाँ दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में SARS-CoV-2 वायरस की उत्पत्ति का पता लगाने के लिए एक सलाहकार समूह का गठन किया था। बुधवार को संगठन ने कहा कि यही नया समूह कोरोना के रहस्य पता लगाने का आखिरी मौका है। ऐसे में वो चीन से शुरुआती मामलों में डेटा प्रदान करने का आग्रह करते हैं, क्योंकि पहली बार दिसंबर 2019 में मध्य चीनी शहर वुहान में पहला केस रिपोर्ट किया गया था। इसके बाद यह थ्योरी आई है कि वुहान के लैब में इस वायरस को बनाया गया, लेकिन चीन इससे इनकार कर रहा है। दोस्तों बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर भारत को तेवर दिखाने की कीमत चुका रहा है पाकिस्तान। एक कप चाय हो गई इतनी महंगी। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के सुपरस्टार गेंदबाज शोएब अख्तर के शहर रावलपिंडी में चाय ने लोगों का स्वाद बिगाड़ दिया है। बता दें यहाँ एक कप चाय की कीमत 40 रुपए हो चुकी है। बता दें पाकिस्तान के अखबार डॉन से बातचीत में एक चाय वाले ने बताया है कि पहले एक कप चाय की कीमत 30 रुपए हुआ करती थी, जो अब बढ़कर 40 रुपए हो गई है। दोस्तों दरअसल आलम यह है पाकिस्तान में कि वहाँ के लोगों के लिए चाय का स्वाद काफी फीका पड़ चुका है। अगर पाकिस्तान चाहता तो भारत से सस्ते में चीनी मिल जाती, लेकिन इसी साल भारत से आयात करने से इनकार कर
दिया दोस्तों, जिसके चलते बहुत भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। चलते अगली खबर की तरफ, जहां पर एलडीएफ के विरोध के बावजूद अडानी ग्रुप ने संभाला तिरुवनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट का संचालन। जी हां दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो गैर ऊर्जा क्षेत्र को कोयले की आपूर्ति रोकी गई है दोस्तों। हालात सुधरने पर ही दूसरे क्षेत्रों को मिलेगा कोयला। जी हां दोस्तों, देश में कोयले की कमी से बिजली उत्पादन प्रभावित होने के कारण दुनिया की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड ने गैर ऊर्जा क्षेत्र को कोयले की आपूर्ति स्थायी रूप से रोक दी गई है। CIL की सहयोगी कंपनी साउथ ईस्टर्न कोल्ड फील्ड्स लिमिटेड द्वारा हाल ही में लिखे गए एक पत्र में ये खुलासा किया गया है दोस्तों। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर भारत की बेस्ट एम्प्लॉयर है रिलायंस। फोर्ब्स की वर्ल्ड टॉप 50 लिस्ट में एक भी भारतीय कंपनी नहीं। जी हाँ दोस्तों, मात्र रिलायंस। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें फोर्ब्स द्वारा जारी 2021 के लिए दुनिया के सर्वश्रेष्ठ एम्प्लॉयर्स की सूची फोर्ब्स वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर 2021 में रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड यानी रील भारत में टॉप पर रखा गया है। हालांकि दुनिया के टॉप 50 बेस्ट एम्प्लॉयर की सूची में कोई भी भारतीय कंपनी जगह नहीं बना पाई है सिवाय रिलायंस के। ऐसे में दोस्तों कांग्रेचुलेशन टू रिलायंस कहना मत भूलिएगा। बात करें अगली बड़ी खबर की तो हिंदुत्व एजेंडे का बड़ा खौफ, विपक्षी दलों के चुनावी मंच से घटी मुस्लिम सियासत। बता दे उत्तर प्रदेश में 4 महीने के बाद होने वाले विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। बीजेपी अपनी सत्ता को बरकरार रखने की जद्दोजहद में लगी हुई है दोस्तों। तो विपक्षी दलों ने योगी सरकार को सत्ता से बेदखल करने के लिए मोर्चा खोल रखा और ऐसे में उन्हें अपने आप को ही घाटे से गुजरना पड़ सकता है दोस्तों। दरअसल बड़ी खबर आ रही है जहां पर इन विपक्षियों पार्टी की तरफ से मुस्लिम कार्ड खेलना इन्हीं के लिए घाटा हो गया है दोस्तों, क्योंकि मुस्लिम कार्ड इन बाकी बचे विपक्षी पार्टियों में डिवाइड हो गया है दोस्तों। ऐसे में किसी को कुछ नहीं मिलने वाला और फिर एक बार बाजी बीजेपी मारकर निकल जाएगी। क्या लगता है आपको दोस्तों, बताइएगा जरूर। बात करें अगली खबर की तो लौट के सिद्धू घर को आए, बने रहेंगे पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष। कहा आला कमान का हर फैसला है मंजूर। जी हाँ दोस्तों, साथ ही बता दें अंतिम खबर की बात करें तो दिल्ली के सीएम ने उपराज्यपाल को लिखी है चिट्ठी। छठ पूजा सार्वजनिक रूप से मनाने की इजाजत के लिए दी है ये दलीलें। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने छठ पूजा को लेकर उपराज्यपाल अनिल बैजल को चिट्ठी लिखी है। केजरीवाल ने मांग की है कि छठ पूजा को सार्वजनिक रूप से मनाने की अनुमति दे दी जाए। केजरीवाल ने दिल्ली में कोरोना की स्थिति का हवाला भी दिया। इसे साथ पड़ोसी राज्यों का उदाहरण देकर भी छठ पूजा को सार्वजनिक रूप से मनाने की इजाजत देने की अपील की है। दोस्तों क्या कहना चाहेंगे ऐसे में आप लोग बताइएगा जरूर, आपकी क्या राय है। साथ ही दोस्तों ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ दोस्तों बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए। साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद बने रहने के लिए, साथ देने के लिए। जय हिंद।